जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आइसोमेरिज्म के बारे में होना चाहिए। देखिए, आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बट डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द आइसोमर्स। बट this is the new category, that is the optical isomer. These are same structures also but having different optical properties. What is this optical properties? We are going to discuss here. Friends, अगर आप सपोज करिए आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझना है तो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हैंड का देख सकते हैं आप। ये लेफ़्ट हैंड है और यहाँ पर ये राइट हैंड है। अगर हम इस लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर ओवरलैप कराना चाहें ठीक इस डायरेक्शन से, तो क्या ये ओवरलैप हो जाएगा? ये ओवरलैप नहीं हो पाएंगे। इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि इधर जो थंब है वो लेफ़्ट साइड में है और इधर जो थंब है वो राइट साइड है। तो अगर ठीक इसी तरह से उठा करके इसके ऊपर अगर आप ओवरलैप कराना चाहते हैं तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। अच्छा, इस ओवरलैपिंग को हम लोग सुपर इम्पोजिबिलिटी कहते हैं या सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। सो दिस कैन नॉट बी सुपर इम्पोजिबल। अच्छा, अगर दूसरे तरीके से हम देखें कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इस पर ऐसे रोटेट करा दें, मतलब 180 डिग्री को रोटेट करा दें, इसको ऐसे इस थंब को इस साइड ले लें, सो देखिए ऐसा ही इमेज बन जाएगा। सो ऐसा कंपाउंड जो सीधे सीधे इस डायरेक्शन से अगर आप इसके ऊपर इम्पोज कराना चाहें तो ये इम्पोजिबल नहीं होगा। सो इसे हम लोग नॉन इम्पोजिबल कहते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी बनेगी जो कि इम्पोजिबल होगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, दो बॉटल रखे हुए हैं और ये दोनों बॉटल एक दूसरे को इम्पोज कर जाएंगे। अगर आप ऐसे उठा कर रख दीजिए तो ये ढक देंगे एक दूसरे को। सो ये इम्पोजिबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इम्पोजिबल और नॉन इम्पोजिबल क्या है। तब इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ए कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो इम्पोज कर जाएंगे वो ए कायरल हैं, लेकिन जो इम्पोज नहीं करेंगे वो कायरल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो कायरल ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच मिरर इमेजेज कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड लाइक दिस इज द मिरर and both objects are thus as like the mirror. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं। देखिए, ये पैर है, ये भी इम्पोज नहीं कर पाएगा तो ये भी कायरल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्लास है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इसके ऊपर ठीक ओवरलैप कर जाएगा, इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा तो ये क्या है? इम्पोजिबल है। जब इम्पोजिबल है तो ए कायरल हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल इसमें देखिए दिया होगा, हैंड्स का दिखा रहे हैं। ये देखिए हैंड्स को अगर हम सीधे सीधे ऐसे ले जाएं, अगर हम सीधे सीधे इसको इस पर ले जाएं तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप पलट करके इस तरह से करें तो भी नहीं करेगा। सो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब हमारे जो पाम है, जो हैंड है, ये क्या हैं? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल के एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि दीज आर द कायरल मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो देखिए एक एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और ये मिरर में हम इस एग्जांपल को इधर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ CF3 है, यहाँ भी CF3 है। ये इस साइड में CF3 है और इधर साइड में कोई बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है और इधर इस साइड में बड़ा सा ग्रुप है। तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल हैं? ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसके ऊपर आप इम्पोज कराएंगे इस साइड से तो नहीं करेगा। तो जब ये इम्पोज नहीं कर रहा है तो जिस कार्बन पे इम्पोजिबल नहीं हो रहा है वही कार्बन कायरल कार्बन होगा। तो यहाँ पे ये कार्बन जो है वो कायरल है। तो जहाँ पर भी इम्पोजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी या नहीं इम्पोज कर पाएगा वही कार्बन जो है कायरल कार्बन कहलाता है। सो फ्रेंड्स, कायरल और ए कायरल समझ गए। कायरल्स आर द दोज कंपाउंड्स विच मिरर इमेजेज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल एंड ए कायरल ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच मिरर इमेजेज आर सुपर इम्पोजिबल। सो सुपर इम्पोजिबल ए कायरल है और नॉन इम्पोजिबल कायरल है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। दीज आर द मिरर इमेजेज विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। सो लाइक दिस एग्जाम्पल,
दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। और इनको इनैंसियोमर्स कहेंगे। जो एग्जांपल्स हैं ये दोनों क्या हैं, वो इनैंसियोमर्स हैं। सो मॉलिक्यूल्स आर आयंस जो कैन नॉट बी सुपर इम्पोज हैं, इनको कायरल भी कहते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था अभी, तो उनको कायरल कहते हैं। इसी तरह से दो फार्म इनके भी होते हैं, एक लीबो होता है और एक डेक्स्ट्रो होता है। लीबो मतलब होता है लेफ़्ट और डेक्स्ट्रो मीन्स होता है राइट। सो लीबो और राइट लेफ़्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, या डेक्स्ट्रो और लीबो का मतलब क्या है। देखिए जो नॉर्मल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट होती है, जैसी सरफेस पे गिरती है, ये गिरने के बाद इक्वली ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर इसी नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से हम पास करें, स्लिट के थ्रू पास करने के बाद इसको निकोल प्रिज्म से पास करें, सो ये लाइट प्लेन पोलराइड हो जाती है, मतलब पोलराइड हो जाती है। पोलराइड होने का मतलब है कि किसी एक डायरेक्शन में इसके स्पिन हो जाते हैं। सो अगर स्पिन वन डायरेक्शन में हो गए और इस मॉलिक्यूल को अगर हम पोलैरीमीटर, इस द पोलैरीमीटर से अगर हम पास करें, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट, ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है। अगर इसको राइट साइड में करें तो डेक्स्ट्रो, राइट का साइड में करने का मतलब टर्न करा देता है लाइट को। तो अगर लाइट राइट साइड में टर्न कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लाइट लेफ़्ट साइड में रोटेशन कर रहा है तो लीबो रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्ट्रो के लिए डी और लीबो के लिए हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल एल और स्मॉल डी का यूज करते हैं। सो अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये देखिए, ये है एग्जांपल हमारे पास COEN का थ्राइस, ठीक है, और इसके ऊपर 3+ चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड, ये एग्जांपल है। अब इसके देखिए, इसके दो इनैंसियोमर्स पॉसिबल हैं, एक लीबो और एक डेक्स्ट्रो। ये देख रहे हैं आप, ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल इसके ये बना। सो ये दोनों क्या मिरर इम्पोजिबल हैं, ये दोनों क्या सुपर इम्पोजिबल इमेजेज हैं? नहीं, ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। सो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ये कायरल मॉलिक्यूल है। मीन्स हम इसको कहेंगे कि यह ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि व्हिच वन इज़ द ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब है कि जिसका कोई एक एग्जाम्पल, उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड का कोई एक मॉलिक्यूल मिरर इमेज बनाए। मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, तो ये मिरर इमेज बनाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे अगर ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। सो इस तरह से यह एग्जांपल ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक अनदर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, देखिए, जैसे यह एग्जांपल हमारे पास है। सो इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, PtCl ट्वाइस, या Cl2 कहिए, इनका ट्वाइस, उसके ऊपर 2+ चार्ज है। इसका IPSC नेम करिए तो क्या हो जाएगा, डाईक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड। सो इसका ये IPSC नेम हो गया। अब इस फ्रेंड इसको देखिए, तो इसमें देखेंगे आप तो 2 Cl तो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये 2 ठो इन लगा हुआ है जो बाइडेंटेड लिगेंड है। सो इसके वजह से यहाँ पर भी बन जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन होगा यहाँ पे, और एक मॉलिक्यूल लीबो होगा और एक मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो होगा। इस मॉलिक्यूल को देख करके हम लोग लीबो और डेक्स्ट्रो नहीं कह सकते। इस मॉलिक्यूल को हम देख करके बस इतना कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, होगा। लेकिन अगर इसको पोलैरीमीटर में हम पास करेंगे तब पता चलेगा कि यह कंपाउंड लीबो है या डेक्स्ट्रो है। फ़िलहाल अपनी सुविधा या अपने हेल्प के लिए हम लोग इस तरह से बना करके कहते हैं कि ये लीबो है और ये डेक्स्ट्रो है, पर कोई भी इस ऐसे मॉलिक्यूल्स को देख करके नहीं बता सकता कि ये लीबो है कि डेक्स्ट्रो है। फिर फ्रेंड्स एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप, यही लिखा है डाईक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाईएमीन, ओनली द सिस आइसोमर शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें जो सिस है वही केवल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसका ट्रांस कैसे बनेगा, इसके ट्रांस में देखिए आप ऐसे बनाएंगे इसको, एक दिन मैं इसको बताया था आपको, PT, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया तो अपोजिट साइड में हो गया, और फिर यहाँ पे ये एक इन हो गया और एक दूसरे साइड में इधर इन हो गया। तो यह इसका अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ठीक ऐसा ही बनेगा, जो कि सुपर इम्पोजिबल होगा। अगर इस मॉलिक्यूल को आप मिरर में देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल वैसे ही बनेगा जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, तो वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगा। जबकि ट्रांस जो सिस आइसोमर है, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। सो इस तरह से यह जो है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहा।
सो फ्रेंड, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो छूटा हुआ था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो इसको मैंने आज कंप्लीट किया। और इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से लगभग सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दिया है। एक बार आप देखिएगा, अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कि क्लियर ना हुआ हो या कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो उसको आप बताइए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के, इसलिए जो है हम लोग इसको काफ़ी अधिक समय लिया है बताने में। सो आप इसको क्या करिए कि अच्छे से नोट बना लीजिए और नोट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जेम्स स्टोन के बारे में भी बात किया था कि जेम्स स्टोन भी एक तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जैसे कि रूबी है। तो इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग बताया था। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो इस बार के सिलेबस से इसको निकाल दिया गया है। फ़िलहाल इंपॉर्टेंस को जानना ज़रूरी है, तो हम लोग थोड़ा सा झटके में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखिए हम लोगों का हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। इस तरह से जो क्लोरोफिल है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन होता है, आयरन सेकेंड स्टेट, और जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम मेटल होता है। और बायोलॉजिकल बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूज होते हैं। ठीक है, EDTA जो है इसको ब्लड टेस्ट में यूज करते हैं, ब्लड टेस्ट के टाइम DMG डाई मिथाइल ग्लाइकजिम ये सब ज़रूरत पड़ती है, इसको लैब टेस्ट कराते हैं इसका। हार्डनेस ऑफ वाटर में एस्टिमेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है EDTA का। EDTA का पूरा नाम और फार्मूला आप याद रखिए। इसके बाद जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, जैसे कि कोबाल्ट, जैसे कि हम लोग आयरन का करते हैं ना, तो आयरन में तो इसमें नहीं यूज होता है कॉम्प्लेक्स का, लेकिन जब हम लोग गोल्ड का करते हैं तो गोल्ड के कॉम्प्लेक्स बना करके हम लोग गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इस तरह से गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में हो गया। और मेटल के प्योरीफिकेशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। विटामिन B12 भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। साइनोकोबालामीन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही रिलेटेड हैं। एंजाइम्स हैं, को एंजाइम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हम लोग कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी, उसमें हम लोग यूज करते हैं सिस्प्लेटिन फार्मूला। सिस्प्लेटिन का फार्मूला आपको याद होगा, शुरू में बताया था। सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं, देखिए सिस्प्लेटिन हम दिखाते हैं आपको। सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं और सिस्प्लेटिन कीमोथेरेपी में यूज होता है। ये क्या करता है कि सेल का या क्रोमोसोम के जो डुप्लीकेशन होता है उसको रोक देता है। देखिए ये प्लेटिन है ना, तो यहाँ पे ये सिस्प्लेटिन है, तो इस सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं कीमोथेरेपी में। सो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के सारे टॉपिक्स लगभग क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है या कोई बातें जो क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और अगले क्लास में और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज के पॉइंट्स में आएंगे। यहाँ से आपको कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा और कुछ आप खुद ब खुद करिए। अगर कोई दिक्कत आती किसी एक्सरसाइज में, किसी क्वेश्चंस में, तो ये इन टेस्ट के आंसर दिए हुए हैं, आप यहाँ से इन टेस्ट के आंसर को चेक कर सकते हैं अपने। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।